हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कंफर्म करिएगा जल्दी से कि ऑडियो एंड वीडियो आपको क्लियर है या नहीं। और आप सभी को मेरी तरफ से, लिटरेचर लवर्स परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपकी अच्छी हो और आने वाली दिवाली इससे भी ज्यादा अच्छी हो, ताकि आप जीवन में कुछ बेहतर करें और अपने जीवन में प्रकाश करें। तो आज हमारी क्लास बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। सब लोग आ ही गए हैं लाइव, कुछ लोग जो बाकी हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे। और है तो आज वैसे दिवाली, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए कि बहुत सारा गैप करा हुआ है मैंने। अब उस बात को याद ना दिलाऊं तो ज्यादा ही अच्छा है। क्यों बच्चा पार्टी? उस बात को याद ना ही दिलाया जाए तो अच्छा है। चले फिर शुरू करी जाए क्लास को। एक मिनट के लिए, ये थोड़ा कटने में दिक्कत करेगा क्या? हाँ ठीक है, कट गया है। अरे ओके, तो अगर आप रेडी हैं तो क्लास शुरू करा जाए। दिवाली पर घर आना था। हाँ, बात तो सही है कि दिवाली पर घर आना था, लेकिन अब दिवाली पर कुछ खास नहीं है और अभी घर से आए हैं। आप लोगों की क्लासेस भी काफी डिस्टर्ब हो गई थी। माता जी नहीं रही तो क्लासेस का डिस्टर्ब होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है ना। माता जी का ना रहना और साथ में क्लासेस आपकी डिस्टर्ब, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब दिवाली आप लोगों के साथ ही मना लेते हैं, बाकी चले जाएंगे, है ना। यस, चले फिर क्लास को शुरू करते हैं। मजा आएगा क्लास में, है ना। और हाँ, दिवाली ऑफर है। अगर आप किसी अदर कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो, कोई भी और कोर्सेज, तो दिवाली पर सारे कोर्सेज में डिस्काउंट है, देख लीजिएगा ऐप पर। और अगर आपकी कोई मतलब इंक्वायरी हो तो ये नंबर है जिस पर आप नंबर्स पर कांटेक्ट करके चीजों को और भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस समय दिवाली पे तो वैसे ऑफिस हमारा बंद है, लेकिन अगर कोई कोर्स ज्वाइन वगैरह करना हो तो डिस्काउंट अपने आप चल रहा है, कल तक चलेगा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी मैंने WBEड्स के बारे में पिछली क्लास में ऑलरेडी बताया था, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। और एक पोयम भी मैंने आपको पढ़ाई थी, सेकेंड कमिंग। और अब सेकेंड कमिंग के बाद जो हमें आज पढ़ना है वो एक है दूसरी पोयम, लेकिन ये काफी स्पिरिचुअल पोयम है। बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं ये एक पिक्चर है जो आपकी सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम जो है उसी के को सिंबलाइज करती है। यहां पर आप देख रहे हैं ना, देयर इज अ बोट और बोट में कोई आदमी है और वो जा रहा है, सेल करके जा रहा है। और कहां जा रहा है? बाइजेंटियम की तरफ। क्या करेगा बाइजेंटियम में? देखते हैं कि बाइजेंटियम पहुंच करके वो आदमी क्या करने वाला है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम, यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि जो ये टाइटल है ना, सेलिंग टू बाइजेंटियम, तो देखो ये जो सेलिंग है तो ये जर्नी को प्रेजेंट करता है। कौन सी जर्नी? जीवन की यात्रा को, है ना। लाइफ की जर्नी को प्रेजेंट करता है है ना। लाइफ की जर्नी को ये प्रेजेंट करता है, क्या? सेल करना। और बाइजेंटियम, बाइजेंटियम एक होली प्लेस है ना। यस। तो बाइजेंटियम क्या है? ये एक होली प्लेस है। होली प्लेस, जिस प्लेस के लिए जो पोएट है आपका, तो वो जर्नी करेगा। जिस प्लेस के लिए आपका पोएट ये जर्नी करेगा। आप इसे सिंबॉलिकल ये भी समझ सकते हैं कि इस जीवन से एक दूसरे जीवन की यात्रा। क्योंकि देखो, मनुष्य का जीवन, इंसान जिंदा है, मतलब हम लोग सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं, और एक दिन सांसें नहीं लेंगे, है ना। भाई आज जी रहे हैं, आज सांसें ले रहे हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब हम लोग सांसें नहीं लेंगे। ये जो जीवन की लीला है ना, ये खत्म हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल। ये जीवन जो लीला है ये आपकी और हमारी खत्म हो जाएगी।
तो उसी जर्नी को द एंड ऑफ लाइफ, और देखो जब आप इंसान ना जब धीरे धीरे उसकी एज बढ़ने लगती है, तो एज बढ़ने के साथ कुछ और चीजें काम करती हैं, पोयम में मैं आपको समझाऊंगा। पोयम 1928 के टाइम पीरियड में पब्लिश हुई थी, और इस कलेक्शन का नाम है दी टावर, नाम का एक कलेक्शन आया था W.B. येट्स का, उसी कलेक्शन में ये पोयम पब्लिश हुई थी। ये पोयम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसमें आपको टोटल 4 स्टैंजाज मिलने वाले हैं, एंड हर एक स्टैंजा आपका 8 लाइंस वाला है ऑन एवरी सिंगल स्टैंजा। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ये जो पोयम है ना, तो ये ओटवा राइमा के पैटर्न में है। ओटवा राइमा कब होता है मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। ऑक्टेव और ओटवा राइमा के दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस भी मैं बता दूंगा। और ओटवा राइमा में ये पोयम लिखी हुई है, बड़ी फिलोसफिकल और सिंबॉलिक पोयम है। देखो इस पोयम को समझने के लिए जन्म मृत्यु जीवन मरण, इस जीवन से उस जीवन की यात्रा, इन चीजों को थोड़ा समझना होगा, इसीलिए ये फिलोसफिकल है, ठीक है। और जो ये पोयम है, तो जैसा मैंने बताया कि 8 लाइन और ओटवा राइमा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कई बार ये बात पूछी हुई है कि सर ऑक्टेव और ओटवा राइमा में क्या ऐसा अंतर होता है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना। जैसे आपने टॉमस जो है, क्या नाम है उनका, पेट्रार्क की सोनेट पढ़ी होंगी, और पेट्रार्क की सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी बी ए होती है ना, ये राइमिंग स्कीम ए बी बी ए ये राइमिंग स्कीम होती है। अच्छा, यहां जो आपको इस पोयम में जो राइमिंग स्कीम का पैटर्न मिलेगा, वो कुछ इस तरह का मिलेगा। किस तरह का? ऐसे मिलेगा, A B A, फिर B C B, और B C B है, डी नहीं, B C B, और C। ये ओटवा राइमा होता है। ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम का पैटर्न है, ये ओटवा राइमा की राइमिंग स्कीम का पैटर्न है। क्यों? क्योंकि यहां जो राइमिंग स्कीम होती है ना बच्चा पार्टी, वो इंटरलॉकिंग होती है। देखो ए और ए लॉक कर रहे हैं, बी और बी लॉक कर रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है इंटरलॉकिंग। और 3 लाइन का कॉम्बिनेशन बनेगा, लास्ट में 2 लाइन होंगी, तो देखो सी सी कपलेट वाला पार्ट है ना। तो ये होता है ओटवा राइमा। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर कट। ऑक्टेव में इस तरह से होता है। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर इसमें भी तो इंटरलॉकिंग है। नहीं, 3 लाइन वाली इंटरलॉकिंग होना चाहिए, 4 लाइन की इंटरलॉकिंग नहीं। अच्छा, ए बी बी ए सेम पैटर्न को रिपीट करा गया है, लेकिन यहां पर 3 लाइन के पैटर्न में रिपीट करा जाता है, वही राइमा होता है। जैसे टेरजा राइमा होता, तो ये जैसे 3 लाइंस अगर निकाल दूं मैं, सिर्फ 3 लाइंस, तो वो टेरजा राइमा हो जाएगा। मतलब 3 लाइंस और उनका जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है, वन लाइन नंबर 1 विल राइम विद राइम लाइन नंबर 3। ठीक है, ओके। इस पोयम के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कम समझ में आई है तो देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान मन मतलब शांत मन से, है ना। ठीक है। अच्छा, इस पोयम के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है ना, तो हाँ, इस पोयम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा, ताकि आपकी जो मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो इस पोयम में एक मेटाफोरिकल जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोयम है, वो एक मेटाफोरिकल जर्नी, यानी कि जो सेल करना है तो मतलब जर्नी ही है। अब जैसे जीवन की जर्नी, हम छोटे से चले हैं और आज इतने बड़े हो गए। आप छोटे थे तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, और धीरे बड़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाओगे, है ना। सो यहां पर इस पोयम में जर्नी तो है ही, लेकिन यहां कॉन्फ्लिक्ट, फिजिकल वर्ड और इटर्निटी वाले वर्ड, दोनों दुनिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। बात समझ गए? एक जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है, यानी कि जो W.B. येट्स है,
वो ये चाहते हैं कि भाई अब जो उनकी एज है वो इस दुनिया में, इस दुनिया का मतलब एक ऐसी दुनिया जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने की नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो सेंसुअल प्लेजर में अपने आप को इंडल्ज नहीं कर पाएंगे। भाई यंग एज में आप अपने आप को सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज कर लोगे, है ना, लेकिन जैसे लोग अपनी एज को, यंग एज को क्रॉस करके थोड़ा सा मेच्योर एज में पहुंचते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। यहां जो बाइजेंटियम है ना, तो बाइजेंटियम एक स्पिरिचुअल, कह सकते हैं आप कि स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस को सिंबलाइज करती है। एक सिंबल है किसका? इटर्निटी का। इसीलिए ये पोएम टाइटल लेती है सेलिंग टू बाइजेंटियम, कि वो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहां क्या है, जहां अध्यात्म है। आगे की लाइन खुद ही आपको ये बताएंगी, ठीक है। यस, तो ये एक मेटाफोरिकल जर्नी है, परसुइंग हिज ऑन विजन ऑफ इटर्नल लाइफ एज वेल एज कॉन्सेप्शन ऑफ पैराडाइज। क्योंकि देखो हर एक फिलॉसफी, चाहे हिंदू फिलॉसफी हो, मुस्लिम्स की फिलॉसफी हो, क्रिश्चियंस की फिलॉसफी हो, लास्ट में क्या बात करती है? लास्ट में यही बात करती है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का पार्ट है, और अंत में अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आप पहुंच गए, हेवन पहुंच गए। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से, किसी ने स्वर्ग कहा, किसी ने हेवन कहा, किसी ने जन्नत कहा, वहां पहुंच जाइए और सबसे आनंद सबसे ज्यादा वहीं पर है। आइए इस पोएम को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। और बाइजेंटियम ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का प्लेस है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा प्लेस रहा है जो प्लेस आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और ब्यूटी का एक सिंबल रहा है। तो ये उसी प्लेस को बाइजेंटियम भी नाम दिया जाता है। ये पोएम की लाइंस हैं, और अब आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो, बड़े आनंद से पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको अब पढ़ना है। पोयम का पहला स्टैंजा है, और लाइन आप देख सकते हैं कि कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं, और 8 लाइन वाला स्टैंजा है, नो डाउट ये बात आप समझ गए। अब मैं लाइंस पढ़ता हूं। पोएट कहता है कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, मैन नहीं, मेन, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, the young in one another's arms, birds in the trees। पोएट का कहना है, देखो अब ये क्यों कह रहा है कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, क्यों? क्योंकि अब ये पोएट ना बाइजेंटियम की तरफ निकल चुका है, तो कह रहा है कि वो जो कंट्री है ना, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, एज्ड लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है ओल्ड एज्ड लोगों के लिए? द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, क्योंकि जो युवा है, जो यंग है, वो एक दूसरे की बाहों में है, जो यंग है ना, वो एक दूसरे की बाहों में है। एंड बर्ड्स इन ट्रीज, और जो पक्षी है ना वो पेड़ों पर, लेकिन पेड़ों पर वो भी सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज्ड है। और जो यंग मैन है वो एक दूसरे की बाहों में है, मतलब वो भी सेंसुअल प्लेजर में है। यानी कि यंग मेन जो है, चाहे वो बर्ड्स हो और चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, वो सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज्ड है, बिजी है सेंसुअल प्लेजर में, है ना। यस, दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। पोएट कहता है कि देखो ये बात, देखो जब कोई यंग रहता है तो वो शायद इस बात को भूल जाता है कि एक दिन उसका भी एक ऐसा समय आएगा कि वो ओल्ड एज में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा? लेकिन दोज डाइंग जनरेशंस, पोएट कहता है कि ये जो जनरेशंस है ना, ये डाइंग जनरेशंस है। भाई कोई भी जनरेशन पैदा होगी, वो छोटे से बड़े होंगे और मौत की तरफ तो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग, ये जो पीढ़ी है आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी क्या है? एट देयर सॉन्ग, लेकिन अभी वो सब कुछ भूल करके सेंसुअल प्लेजर में बिजी हैं। एंड एट देयर सॉन्ग यहां सिंबलाइज करता है दे आर हैप्पी, दोज यंग मेन दे आर हैप्पी इन, दे आर एब्सॉर्ब्ड इन सेंसुअल प्लेजर, और उसी में वो लोग हैप्पी है। द सालमन फॉल्स द मॉकरेल क्राउडेड सीज, और देखो
हर चीज नेचुरल फेनोमेना में अगर आप देखें तो कहते हैं कि जो सॉलमन है, सालमन नाम की जैसे फिश होती है, तो जो फिश होती है सालमन नाम की फिश फॉल्स द मॉकरेल क्राउडेड सीज, और मॉकरेल नाम की भी जो फिश होती है, तो जो सालमन फिश है तो वो क्या होती है, वो फिश जो मॉकरल, मॉकरल एक शार्क होती है, शार्क जैसे शार्क होती है ना, तो शार्क की एक टाइप होती है, बात समझ रहे हो। मॉकरल शार्क जो है, और शार्क जो होती है ना वो जैसे वो बड़ी है तो छोटी मछली को खा जाएगी ना, इस बात को ऐसे समझिए। सो सालमन जो बर्ड है वो मॉकरल क्राउडेड सीज में क्या होती है, एकदम से फैल जाती है, और जो मॉकरल होंगी वो उनको खत्म कर देगी। मतलब एक दूसरे को खत्म कर रही है। तो चाहे हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वाटर बॉडी हो, हर जगह क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है ना, कि जो जिससे ताकतवर है उसको कंज्यूम किए जा रहा है। तो ये कंजम्पशन चल रहा है। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। पोएट ने आगे बहुत बढ़िया मेटा वो यूज किया हुआ है जो है एलिट्रेशन को, कि कहा देखो फिश, अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो जैसे जो सालमन फिश को ये मॉकरेल खा जाती हैं, तो वहां पर क्या चल रहा है, जो जिससे ताकतवर है उसका काम तमाम किए पड़ा है। फ्लैश ये ह्यूमन बॉडी के लिए है, तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग दे आर एट देयर सॉन्ग, मजे में है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके भूल चुके हैं कि मृत्यु जीवन का शाश्वत सच है, और भूल करके मौज कर रहे हैं। और फाउल और बर्ड्स ट्रीज में, है ना, फिश, फ्लैश एंड फाउल, फाउल का मतलब यहां पर बर्ड से है, तो जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज में कमेंड ऑल समर लॉन्ग वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। देखो, कमेंड ऑल समर लॉन्ग, ये सब कुछ फिश, फ्लैश एंड फाउल, ये सब अपना बिजी है लव मेकिंग में, नेचुरल फेनोमेना में बिजी हैं, सब कुछ नेचुरल जो चीजें हैं वो चल रही हैं, और क्या है, कम एंड ऑल समर लॉन्ग, और ये समर का आनंद कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सब कुछ, है ना, हर तरह के जीव। पोएट ने आगे लिखा है जो बात वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, कि देखो जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो बनेंगी या जन्म लेंगी और खत्म हो जाएंगी, ये बात सही है। कोई बिल्डिंग बनाओगे तो वो भी एक समय में खत्म हो जाएगी। आप चाहे कुछ लोहे का बना दीजिए, चाहे लकड़ी का बना दीजिए, चाहे किसी चीज का बना दीजिए, वॉट एवर इज बिगॉटन, जो भी मिला हुआ है, बॉर्न एंड डाइज, जन्म होता है उसका और वो खत्म हो जाती है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, लेकिन बात क्या है कि जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं और सेंसुअल म्यूजिक में खुद को इंडल्ज कर देते हैं, सब कुछ नेग्लेक्ट करते हैं, मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, और इवन उन सभी चीजों को मॉडर्निटी के साथ सारी चीजें वो डिके हो जाती हैं। इवन हम हर एक चीज को भूल करके, चाहे कोई भी वो चीज हो, हर चीज को भूल करके, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स ही क्यों ना हो, हम उन सब को भूल करके बस अपने काम में बिजी हो जाते हैं और हर चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। कहा ना कि कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, बस उस सेंसुअल म्यूजिक में कि एक दूसरे की बाहों में खुश होकर के एक अलग ही सॉन्ग में लगे हैं, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये देखिए आपका इस पोयम का पहला स्टैंजा है, जिस स्टैंजा में आपके पोएट ने किस चीज पर फोकस किया है, तो आपका पोएट जो है फोकस कर रहा है कि पूरे सब बर्ड, फ्लैश, फिश, फाउल, सब जो है अपने अपने प्लेजर में बिजी है। ओके, यस। मतलब अगर कोई आपको यंग एज में देखो, अगर आपको मॉन्यूमेंट्स या अनएजिंग इंटेलेक्ट का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का अगर कोई आपको ज्ञान भी दे, तो भला आप किसी की बात मानने वाले हैं, है ना। जब यंग एज में होते हैं तो सबको लगता है भगवान, अरे कौन सी भगवान, भगवान कुछ होता ही नहीं है ना।
कुछ लोग तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि भगवान भगवान कौन सी चीज है यार, भगवान भगवान होते ही नहीं है, पता नहीं ये सब क्या है। देखो आगे इन्होंने बताया है जो बात, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहते हैं एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, अ टैटर्ड कोट अपॉन a stick, unless soul clap its hands and sing and louder sing for every tatter in its mortal dresh. An aged man is, अगर एक बूढ़े आदमी की बात करी जाए, एक बूढ़ा आदमी क्या है? एक बूढ़ा आदमी इस संसार के लिए क्या है? एक पाल्ट्री थिंग है, एक तुच्छ वस्तु मात्र है। जब हम और आप बूढ़े हो जाएंगे, या जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स या कोई भी, तो कई बार उनको ये सुनने को मिला है कि अरे यार जीवन में ये किए ही क्या हैं, कौन से सा बड़ा काम कर दिए हैं, कौन से इतने बड़े उपकार कर दिए हैं। कई बार सुनने को मिलता है, कई बार उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखते होंगे कि वो अपने पेरेंट्स को ही दुखी किए रहते हैं, मारते पीटते हैं। उम्मीद करते हैं, ऐसे ऐसे नालायक लोग भी पैदा हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि उनके पिताजी उनके माताजी बूढ़े, उनको लगता है कि जैसे उनके पास कोई खजाना रखा हो। मारते पीटते रहते हैं कि वो बताओ, ये दे दो। पता चले माताजी के पास या पिताजी के पास कोई कीमती वस्तु है, बेच डाला किसी ने। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है ना। तो पोएट कहता है एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, एक आदमी जो बूढ़ा है वो क्या है? बहुत ही तुच्छ है। किसके लिए? इस दुनिया के लोगों के लिए। मतलब ये समझो कि बिल्कुल नेग्लेक्टेड है लगभग लगभग। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, वैसे ही उस बूढ़े आदमी का उतना ही काम है कि जैसे एक टैटर्ड कोट, कोई फटा हुआ कोट ना, अपॉन अ स्टिक, एक फटे हुए कोट को टांग करके और उस पे एक मटकी लगा दी जाती है ऐसे, और उस पर आंखें बना दी जाती हैं ऐसे, और बना दिया जाता है स्केयर क्रो। तो एक बूढ़ा आदमी बड़ा ही, मतलब समझ लो, नेग्लेक्टेड प्राणी है इस दुनिया में। वैसे ही कि जैसे जब हम किसी कोट को पहनते हैं, जब नया होता है तो पार्टी में और बड़ा मजा आता है ना, पार्टी में पहनते हैं बड़ा मजा आता है। लेकिन उसी के फट जाने के बाद उसको ले करके खेत में किसी लकड़ी में टांग करके और एक मटकी लगा करके छोटी सी, और बस काम हो गया, है ना। बना दिए उसे स्केयर क्रो, बिजूका बना दिया उसे, है ना। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, अच्छा ये तब तक है जब तक कि उसकी आत्मा खुश ना हो। सोल क्लैप्स इट्स हैंड, भाई बूढ़े होने के बाद लोगों के लिए तो बेकार हो सकता है, लेकिन बात यह है कि होगा क्या? सोल क्लैप्स इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग, तब तक कि जब तक देखो आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान ना हो। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ आपके अध्यात्म के ज्ञान की बड़ी जरूरत होती है। क्योंकि जब आपका अध्यात्म का ज्ञान होगा तभी तो आपकी आत्मा अंदर से खुश होगी ना, कि मैं ओल्ड जरूर हो गया हूं, मैं एक उम्र के करीब पहुंच गया हूं, लेकिन ज्ञान है मुझ में और चीजों की समझ है। एंड लाउडर सिंग, और तेज आवाज में गाती है, फॉर एवरी टैटर, हर एक टैटर के लिए, कि ये जो फटा हुआ है ना इस मॉर्टल ड्रेस में, वो कहीं ना कहीं अनुभव को दिखाता है, समय को दिखाता है। इस कोट, ये कोट कभी नया रहा होगा लेकिन आज फटा है, तो इसका मतलब है कि इसने समय की मार झेली है और चीजों को देखा है, महसूस किया है। भाई कोट है तो महसूस नहीं करेगा, लेकिन चीजों को झेला है, इस चीज को सिंबलाइज करता है कि समय के साथ वो फटा है। पहले दिन थोड़ी ना फट गया होगा, कि पहले दिन फट गया होगा। इसी तरह से आज वो जो बूढ़ा आदमी है, वो कभी जवान रहा होगा, कभी उसमें बहुत ताकत रही होगी, सब कुछ रहा होगा। आज वो जो फटा है, तो समय ने, अनुभव ने और उसकी चीजों ने उसे कमजोर किया है। For every tatter in its mortal days, nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. अच्छा, nor is there singing school but studying, ये जो सब कुछ नॉलेज मिला है,
जो सब उसमें अध्यात्म का ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आज ताली बजा करके हैंड को क्लैस्प करके सिंग कर रहा है, लाउडर सिंग कर रहा है, तो इस वजह से नहीं कि किसी सिंगिंग स्कूल में जाकर के उसने सिंगिंग सीख ली है और इसलिए उसे ज्ञान हो गया तो ताली बजा करके गा रहा है। ताली बजा करके गाने का मतलब कि खुश हो रहा है ना। बट स्टडीइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, कैसे उसने नॉलेज लिया है? बट स्टडीइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, क्या किया है उसने? बल्कि अध्ययन किया है उन भव्य स्मारकों का, उन भव्य मैग्निफिसेंस का, उन चीजों का, यानी वो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों का, उनका उसने अध्ययन किया है। और उसके दम पर उसे ये समझ में आया है कि भैया ओल्ड एज या फिर बूढ़ा हो जाना ये एक समय का पार्ट है। समय हर एक चीज को ऐसे ही कमजोर करता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने आप को वो मजबूत पाता है कि ये भी एक स्टेज है और वो भी एक स्टेज थी, है ना। यस। एंड देयर फोर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। और यही वो वजह है कि मुझे उस चीज का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, कि जीवन का ये एक पड़ाव है और इस पड़ाव के बाद किसी दूसरे जीवन में जाना है। और क्योंकि इसका मुझे ज्ञान है, एंड दैट्स व्हाई एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड, और इसीलिए मैंने सेलिंग करी है, मैं इस नाव पर बैठा हूं। एंड द सीज एंड सेल्ड द सीज एंड कम, उस भारी भरकम मैंने समुद्र को पार किया है, यानी जीवन की यात्रा पूरी की है। क्योंकि ओल्ड एज और ओल्ड एज के बाद खत्म हो जाना वो विराम नहीं है, खत्म नहीं हो जाना मुझे वहां से। इसीलिए मैं खुश हूं और मैंने इस सेल किया है, इस लंबे जीवन को पार किया है और आया हूं टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। कहां पर? इस बाइजेंटियम शहर में, इस पवित्र शहर बाइजेंटियम में आया हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा जीवन यहां से खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होगी। आगे देखिए, पोएट बताएगा आपको। ठीक है। सी, ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, as in gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul. अब जैसे मान लो कि जो पोएट है, तो पोएट ने सेल किया, बाइजेंटियम की तरफ पहुंच रहा है। तो जब बाइजेंटियम की तरफ पहुंच रहा है ना, तो वो कुछ चीजों को महसूस कर रहा है। किन चीजों को महसूस कर रहा है, समझ लीजिए आप। अब ये यहां पर बाइजेंटियम सिटी जब पहुंचता है, तो इससे पहले भी तो बहुत सारे लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे लोग इसी बाइजेंटियम शहर आए होंगे, है ना, नहीं आए होंगे। उनको भी यही उम्मीद रही होगी कि उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें वो अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा। तो यहां पर पोएट याद कर रहा है उन लोगों को कि जो खड़े हुए हैं। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, एज इन गोल्ड मोजाइक ऑफ अ वॉल। ये कहता है कि हे ऋषियों, जो आप खड़े हैं, यानी बहुत सारे लोग इस बाइजेंटियम शहर आए हैं। जैसे मानना नहीं होता लोगों का कि मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे, या कहीं और जाएंगे। क्योंकि देखिए, अपनी अपनी आस्था है और अपनी आस्था के हिसाब से लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर उनको अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा, जीवन का सार मिलेगा और जीवन का ज्ञान मिलेगा। तो ये जो पोएट है, ये बाइजेंटियम पहुंचा है। तो जब बाइजेंटियम पहुंचा, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को ये देख रहा है, पहुंचने वाला है, मतलब सेल करके भी जा रहा है ये, है ना। यस। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, यानी कि ये जो ऋषि ईश्वर की उस पवित्र अग्नि में खड़े हुए हैं, है ना। पवित्र अग्नि मतलब जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर के यहां पर जो खड़े हुए हैं, एज इन गोल्ड मोजाइक ऑफ अ वॉल। किस तरह से इन्हें बनाया गया है? गोल्ड मोजाइक ऑफ वॉल, जैसे कि किसी दीवार पर स्वर्ण से, मतलब सोने, मतलब जैसे समझिए कि कोई दीवार है,
ये मान लीजिए कि ये दीवार है और इस दीवार पर इनको जिनको बनाया गया है, तो एक पच्चीकारी एक कला होती है, स्वर्ण पर धीरे धीरे ठोक पीट करके आकृतियां बनाई जाती है ना। तो ये कह रहे हैं ओ सेजेस स्टैंडिंग, हे ऋषियों, हे महान आत्माओं जो आप खड़े हैं, इन गॉड्स होली फायर, उस ईश्वर की, गॉड की होली फायर के आसपास, उससे गुजर करके जो आप खड़े हुए हैं, कैसे लग रहे हैं? एज इन गोल्ड मोजाइक ऑफ वॉल, ऐसा लगता है कि जैसे किसी वॉल पर पच्चीकारी करके आपको बनाया गया हो और आप चमकदार लग रहे हो। कम फ्रॉम होली फायर, और आप आए कहां से हैं? आप उस पवित्र अग्नि से निकले हुए हैं। पर्न इन जायर, और ये जो पवित्र अग्नि है उससे कैसे निकले हैं? आप आध्यात्म के बल पर ही निकले होंगे, क्योंकि पर्न इन अ जायर, जो जायर है, जायर आपने पहले भी पढ़ा है और आप फिर से पढ़ रहे हो, यानी ये जो चक्र है, ये जो चक्र क्या है? ये चक्र अनंत है, और ये जो चक्र है ये सिंबलाइज करता है आपके जीवन और मरण के चक्र को, कि आप एक में आए फिर घूमे और घूमते रहे घूमते रहे। कहते नहीं कि कई सारे जन्म आपको लेने पड़ते, वो तो बड़ा ज्यादा अध्यात्म का पार्ट हो जाएगा, है ना। यस। सो आप क्या हैं? कम फ्रॉम होली फायर, पर्न इन अ जायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। मैं चाहता हूं कि आप क्या बने? कम फ्रॉम द होली फायर, आप उस पवित्र अग्नि से निकले हैं। पर्न इन जायर, जो जन्म और मरण के उस बंधन से मुक्त है। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, मैं कहता हूं कि आप भी मेरी आत्मा की आवाज बने, यानी आप भी मुझे ज्ञान दे, मेरा मार्ग प्रकाशित करें और मुझे मार्ग दीजिए। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, कंज्यूम माई हर्ट अवे सिक विद डिजायर, क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे दिल की पता है क्या, है ना। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा की आवाज बनिए, यानी मेरी आत्मा के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। क्यों अपने आत्मा के मार्ग के प्रशस्त होने की बात चल रही है? इसलिए कि आप उन बंधनों से मुक्त होकर के आप उस अग्नि से निकल करके बाहर आ गए। तो अगर आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं भी पार हो सकता हूं, है ना। कंज्यूम माई हर्ट अवे, ये जो लाइन है ना, कंज्यूम माई हर्ट अवे, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मेरे हृदय से वो चीजें कंज्यूम कर लीजिए। कौन सी चीजें? सिक विद डिजायर, क्योंकि मैं तो इच्छाओं का गुलाम हूं। सिक विद डिजायर, कामनाओं से मैं बहुत ही ज्यादा ग्रस्त हूं, और मैं चाहता हूं कि हे ऋषियों, ईश्वर की उस पवित्र अग्नि से निकल करके, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर के आप जो खड़े हैं मेरा मार्गदर्शन करें, मेरे आत्मा की आवाज बने। क्योंकि जो मेरा हृदय है ना, मेरा जो हृदय है वो इच्छाओं के अधीन है, कामनाओं के अधीन है, बहुत सारी अनंत इच्छाएं हैं मेरी, उन इच्छाओं के अधीन है। एंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, इतना ज्यादा ग्रस्त है कि समझ लीजिए कि एक जानवर की तरह। फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, जैसे कि कोई मरता हुआ पशु हो, मतलब समझ लो जैसे जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, काफी जानवरों की एक प्रवृत्ति कि वो खाते जाते हैं, जिनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इतना खाते जाएंगे कि चाहे वो मरने लगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेरी आत्मा है, जो मेरा हृदय है, वो इच्छाओं का गुलाम है, इच्छाओं के अधीन है। एंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, और एक मरते हुए समझ लीजिए कि एक पशु की तरह है, कि वो इन इच्छाओं को खाता जाएगा, इन इच्छाओं से जुड़ता जाएगा, है ना। इट नोज नॉट वॉट इट इज, ये नहीं जानता, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं और मैं सब नहीं जानता। एंड गेदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं अज्ञानी हूं और मेरा हृदय बिल्कुल नहीं जानता।
इसलिए मैं चाहता हूं, इट नोज नॉट व्हाट इट इज, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये है क्या, क्योंकि इस चक्र में, जीवन और मरण का चक्र एक बड़ा लंबा चक्र है, और उसके बारे में मेरा हृदय और मैं नहीं जानता बिल्कुल भी। एंड गेदर मीन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन रहा तो क्या मिलेगा मुझे, और मुझे अनंत काल इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, और मुझे भी जोड़ लो, गेदर कर लो, इकट्ठा कर लो, किसमें, इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, अनंत काल की उस कला में, आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। यानी कि मैं एक शाश्वत जीवन चाहता हूं, है ना। और वो शाश्वत जीवन क्या होगा, आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, इस वाले स्टैंजा में आपको पता चलेगा। वंस आउट ऑफ नेचर, नेचर क्या है यहां पर, वंस आउट ऑफ नेचर, अगर मैं एक बार प्रकृति के इस नियम से बाहर हो गया, कौन सा नियम, जन्म और मरण का बंधन, जन्म लोगे और फिर से क्या करोगे, मृत्यु को प्राप्त होगे, फिर जन्म लोगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होगे। वंस आउट ऑफ नेचर, अगर मैं एक बार प्रकृति के इस नियम से बाहर हो गया, यानी मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। तो फिर मैं कभी नहीं लूंगा, तो फिर मैं कभी नहीं लूंगा किसको, माई बॉडली फॉर्म, यानी इस शारीरिक स्वरूप को, फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, प्रकृति के किसी भी शारीरिक स्वरूप में अपने स्वरूप को कभी फिर लेकर नहीं आऊंगा, है ना। यानी जब मैं उस शाश्वत सच में विलीन हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रकृति के इस नेचर से बाहर जब उसमें शाश्वत सच में विलीन हो जाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा जन्म और मरण के बंधन से। वही है कि शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, फिर मैं इस शरीर में कभी नहीं आऊंगा, एनी नेचुरल थिंग, या किसी भी शरीर, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enabling to keep a drowsy emperor awake, बल्कि ऐसा रूप ले लूंगा मैं, कैसा रूप लूंगा, ये रूप नहीं लूंगा कि जो नेचुरल थिंग और जन्म मरण के बंधन में है, वो वाला रूप नहीं होगा मेरा, बट सच अ फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ मेक, एक ऐसा फॉर्म जो ग्रीसियन गोल्ड स्मिथ्स बनाते हैं, एक ऐसा फॉर्म लूंगा जो यूनानी, जो ग्रीसियन ग्रेट ये गोल्ड स्मिथ्स हैं जो बनाते हैं, यानी यूनानी जो सुनार होते हैं, सुनार लोग, तो वो लोग जो बनाते हैं, कैसा होगा ये, ऑफ हैमर्ड गोल्ड, गोल्ड पर हैमर कर करके धीरे धीरे बनाया जाता है, एंड गोल्ड इनेबलिंग, गोल्ड को पिघला करके बनाया जाता है, गोल्ड को पीट के बनाते हैं, गोल्ड को पिघला करके बनाते हैं, टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, किसको, किसी सम्राट जो डूब चुके हो, जो भूल चुके हो कि जीवन भी है और मृत्यु भी है, कष्ट भी है, जीवन में तमाम तरह के लोगों के लाइफ में सफरिंग भी है, ऐसे सम्राट को जागृत रखने के लिए जो ग्रीसियन गोल्ड स्मिथ्स बनाते हैं, मैं ऐसी आकृति लेना चाहूंगा कि जब कोई एम्परर मुझे देखेगा, उसे रियलाइज होगा कि जीवन और मृत्यु एक लंबा सफर है। फिर क्या करूंगा मैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, और सेट अपॉन अ गोल्डन बॉ टू सिंग, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सेट अपॉन अ गोल्डन बॉ, किसी सोने की टहनी पर बैठ करके, किसी सोने की टहनी पर बैठ करके, टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, मैं ये कहानी सुनाऊंगा बाइजेंटियम के उन लॉर्ड्स के लिए, है ना, बाइजेंटियम के उन लॉर्ड्स के लिए जो बाइजेंटियम में रहते हैं, वो बड़े लोग और उनकी वाइफ्स, है ना, उनकी मतलब लेडीज जो हैं, उन सब के लिए मैं क्या करूंगा, उनको गा करके मैं सुनाऊंगा, और वो क्या सुनाऊंगा मैं, ऑफ वॉट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, कि क्या हो चुका है
क्या बीत चुका है, और ये क्या बीत रहा है, और क्या आने वाला कल है। यानी मैं लोगों को जागृत करता रहूंगा कि एक समय वो था, एक समय ये है, और एक समय आगे ऐसा आएगा। जागृत करता रहूंगा मैं किनको? बाइजेंटियम के लॉर्ड्स और लेडीज को। यानी वो लोग मुझसे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे, ये सीखेंगे कि क्या बीत चुका है, और क्या बीत रहा है, और क्या आने वाला कल है। ये जो पोयम है, इस पोयम की जैसे ये वाली लाइन एग्जाम में आती है, कंज्यूम माई हर्ट अवे सिक विद डिजायर, ये वाला है ना, एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, ये वाली लाइंस आ सकती है। ओ सेजेस, ये वाली स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, ये वाली लाइन आ सकती है आपकी, है ना। ठीक है। इसके अलावा यहां की जैसे लाइन है, एन एज्ड मैन, ये आ जाता है। अ पाल्ट्री थिंग वाला, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में आता रहता है। और मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, ये वाली जैसे लाइन है। और ये वाली, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस पोएम की लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे एन ओल्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, जैसे ये वाली जो लाइन है, तो इस लाइन को एक बार पूछा गया है फिगरेटिव डिवाइसेस में, पूछा गया था। जैसे वो टेनर और व्हीकल नहीं पूछते, है ना, तो टेनर और व्हीकल के पैटर्न को पूछा गया था। ठीक है। तो ये वाली पोयम आपने पढ़ी, और मैं उम्मीद करूंगा 3-4 बार आप इसे रिवाइज करोगे। वीडियो से पढ़ना चाहे खुद से पढ़ना, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो बस आपको आगे कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक है, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ा करके, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपकी मंगलमय हो। एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में। आप अपनी तैयारी में रहिए, और आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा। सिलेबस के साथ साथ आपको टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को सर्च कर लिया करिए इंटरनेट से, सीखा करिए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, आंसर नहीं कर पाए, तो उन चीजों को सीखते रहिए। जितना आप सीखोगे उतना ही आपके लिए अच्छी बात है। सीखने से कभी अपने आप को पीछे मत कीजिए। कल मिलूंगा मैं आपको आपके टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर से मिलेंगे। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए।